हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 5 के लिए व्याकरण में पाठ 16 के पत्र लेखन को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो इस पाठ में हम लोग पत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जानकारी लेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, किस स्थान पर किस तरह के पत्रों को लिखा जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो लिखा गया है, पत्र लिखना एक कला है। पत्र लिखना क्या है? पत्र लिखना एक कला है। सही ढंग से लिखा गया पत्र पाठक के हृदय पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। तो पत्र जो आप लिख रहे हो, अगर वो सही है और उसका लिखने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल सही है, तो इससे क्या है कि सामने पढ़ने वाले के हृदय पर, इसका मन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ माध्यम है। कहने का अर्थ है कि पहले के समय में जब फ़ोन वगैरह का चलन नहीं था, तो लोग अपनी बातों को कैसे दूसरे तक पहुंचाते थे? वे पत्र का सहारा लेते थे, पत्र को माध्यम बनाते थे। तो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों की जानकारी को लेने के लिए वो पत्र लिखा करते थे। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्न बातों पर कुछ बातें दी गई हैं कि जब हम पत्र को लिखते हैं तो इन बातों को सामने रख कर ही पत्र को लिखना चाहिए। जैसे पहला यहाँ दिया गया है कि पत्र की भाषा स्पष्ट एवं सहज होनी चाहिए। जब आप पत्र लिखते हो तो उसमें जिस भाषा का प्रयोग करते हो वो भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा बिल्कुल ही सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब है जितना ही आपको कहना है, अपनी बातों को बताना है और दूसरों की जानकारी को लेना है, आप उतना ही लिखिए। पत्र एकदम लंबा चौड़ा नहीं हो कि सामने पढ़ने वाला भी पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ऊब जाए। और पत्र आप इस तरह से लिखें कि बिल्कुल सही और सटीक हो। इसके बाद है पत्र की भाषा शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा है, जो पत्र में अपने भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो शिष्टतापूर्ण मतलब कि आप उसमें जो कुछ भी लिख रहे हो वो भाषा जो है बिल्कुल सही हो। कोई किसी तरह की गलत भाषा का आपको प्रयोग नहीं करना है। आपको आदरपूर्वक उसमें अपने शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद है पत्र लिखते समय नए विचारों को नए पैराग्राफ अनुच्छेद से प्रारंभ करना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य आप लिख रहे हो, इसके बाद अपने बात को दोबारा आप कहने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक नए अनुच्छेद से, नए पैराग्राफ से आपको अपनी बात को शुरू करनी है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे और पढ़ेंगे कि नए विचारों को कहाँ से और किस तरह से हमको प्रयोग करना है। इसके बाद पत्र उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। आप जो पत्र को लिख रहे हो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना वजह, बिना कारण आप किसी को पत्र नहीं लिखें। ठीक है। जब आप किसी को पत्र लिखते हैं तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप इसी कारण आप सामने वाले को पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद है पत्र में विराम चिन्हों पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। विराम चिन्ह कहने का मतलब है कि जब आप पत्र को लिखते हो, कहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है और कहाँ उसका अंत हो रहा है। जब वाक्य का अंत होता है तो पूर्ण विराम लगाना चाहिए। कहाँ पर आपको रुकना है और किसी शब्दों को आपको दिखाना है कि ये शब्द बहुत ज़रूरी है, उसको आपको क्या करना है? उसको आपको कॉमा के अंदर लेना है। अल्प विराम जहाँ देना है, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, वहाँ पर अल्प विराम आप दे सकते हैं। तो इस तरह जब हम पत्र को लिखते हैं तो विराम चिन्ह पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आते हैं पत्रों के प्रकार। ठीक है। पत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार ही होते हैं बच्चों। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है, किस स्थान पर औपचारिक पत्रों को लिखा जाता है। तो जिन लोगों से हमारा निजी संबंध नहीं होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं।
तो कहने का अर्थ है कि जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, मतलब जो हमारे पारिवारिक लोग नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, उन लोगों को जो हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाता है। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का विशेष महत्व होता है। मतलब औपचारिकता का विशेष महत्व कहाँ होता है? औपचारिक पत्र में। कार्यालयों, समाचार पत्रों के संपादकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। किसी भी तरह का कोई कार्यालय है, कहीं का कोई विद्यालय है, ठीक है, कोई संपादक है, या अपने व्यापार से संबंधित किसी स्थान पर जब आप पत्र लिख रहे हो, वो पत्र आपका औपचारिक कहलाता है। और औपचारिक पत्र जब लिखा जाता है तो उसमें भाषा जो है बहुत शिष्टापूर्ण होनी चाहिए, आदरणीय और आदर वाले शब्द आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र क्या है, किसे कहा जाता है? तो जिन लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र क्या है? जिन लोगों से हमारा पारिवारिक संबंध है, जो हमारे मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र जो हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का अधिक महत्व नहीं होता। जब हम अपने मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार को जो पत्र लिखते हैं, इसमें हम औपचारिकता का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। तो किस प्रकार के पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र। तो इसके बाद हम लोग एक एक करके औपचारिक पत्र के बारे में और अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से औपचारिक पत्र को लिखा जाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत कैसी होनी चाहिए, उसका अंत कैसा होना चाहिए, इन सब की जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि औपचारिक पत्र दिया गया है। और औपचारिक पत्र कहाँ लिखते हैं? किसी तरह का कार्यालय हो, कोई विद्यालय हो, इस तरह के स्थान पर हम लोग औपचारिक पत्र को लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ पत्रों को दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हो, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। आप छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य मतलब अपने प्रिंसिपल को आप पत्र लिख रहे हो। तो शुरुआत कैसे करना है? शुरुआत में आपको देना है सेवा में, उसके बाद लिखना है प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय का नाम देंगे, अपने स्थान का नाम देंगे। यहाँ एक उदाहरण दे दिया गया है, किसी भी विद्यालय का एक नाम दे दिया गया है, किसी भी स्थान का एक नाम दे दिया, लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, सेवा में प्रधानाचार्य, ठीक है। विषय आपको देना बहुत ही जरूरी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और विषय क्या है? अवकाश हेतु निवेदन, मतलब छुट्टी के लिए आप निवेदन कर रहे हो। तो विषय देना इसलिए ज़रूरी होता है कि औपचारिक पत्र में विषय के द्वारा ही सामने वाला समझ जाता है कि पत्र किस लिए लिखा गया है, इसके लिखने का उद्देश्य क्या है। तो पत्र जो है छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है, तो इसीलिए विषय दिया गया है अवकाश हेतु निवेदन। अब आप शुरू करेंगे महोदय, या आप लिख सकते हो आदरणीय महोदय। सविनय निवेदन है कि दिनांक 16/1 इतना को मेरे बड़े भाई का विवाह संस्कार हमारे गृह जनपद गोरखपुर में संपन्न होगा। आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र में लिखकर बता रहे हो कि 16/1 इतना तारीख को मेरे बड़े भाई का जो विवाह है वो हमारा जो घर है गोरखपुर वहाँ पर संपन्न होगा। अतः इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु मुझे दिनांक 14/1 इतना से 18/1 इतना तक 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आप ये भी कह रहे हैं कि आपको कब से कब तक की छुट्टी चाहिए। विवाह जो है 16/1 को है और आप छुट्टी लेना मांग रहे हैं 14/1 से 18/1 तक 5 दिन का अवकाश लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको जनपद गोरखपुर में जाना होगा
और वहाँ जाने के लिए आपको समय लगेगा। विवाह 16 तारीख को है, लेकिन आप 14 तारीख से छुट्टी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको जाने के लिए समय चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आप छात्र हैं, आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र में विवाह के बारे में, उसके तारीख के बारे में लिखकर बता रहे हैं, और कितने दिन का आपको छुट्टी चाहिए, कितने दिन का अवकाश चाहिए, ये भी आप तारीख को लिखकर बता रहे हैं। इसके बाद इसका अंत कैसे करते हैं? अंत में आपको लिखना है कि आपकी अति कृपा होगी, ठीक है। अंत कर रहे हैं आप कि आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य अनिरुद्ध श्रीवास्तव, कक्षा 5 और दिनांक इतना, ठीक है। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर कोई लड़का है तो वो शिष्य लिखेगा, अगर लड़की है तो शिष्या लिखेगी, ठीक है। अपना नाम देना है, कक्षा देना है। अ का मतलब होता है सेक्शन ए है तो आप अ लिखेंगे, और सेक्शन बी है तो ब लिखेंगे। चूँकि ये हिंदी में पत्र है इसलिए आपको यहाँ अ या ब लिखना है। आपका वर्ग अ होगा अगर ए सेक्शन में है, और बी सेक्शन में है तो आपका वर्ग ब होगा। आपको दिनांक, डेट डालना है कि आप किस तारीख को अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। तो ये हम लोगों ने अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र के बारे में पढ़ा, उसे जाना कि पत्र की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, विषय क्या लिखा जाना चाहिए, और उसका अंत क्या होना चाहिए। इसके बाद है पिकनिक पर जाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब आप पिकनिक पर जाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं कि पिकनिक स्कूल की तरफ से जाना है, और बच्चे जो हैं स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रहे हैं। आप भी इच्छुक हैं, लेकिन आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है ना। आप गरीब हैं, आपका परिवार गरीब है, और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो शुरुआत वैसे ही करना है। सेवा में प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय का आपको नाम देना है, अपने स्थान का नाम देना है, ठीक है। विषय आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या विषय दिया गया है? पिकनिक पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र। पीछे हम लोगों ने विषय में क्या पढ़ा था? अवकाश हेतु निवेदन, क्योंकि वो अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया था, और यहाँ पिकनिक पर जाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है। तो विषय क्या होगा? पिकनिक पर जाने के लिए प्रार्थना पत्र। शुरुआत करते हैं। आदरणीय महोदय, या आप महोदय भी लिख सकते हैं, सविनय निवेदन भी लिख सकते हैं, और निवेदन से शुरुआत भी कर सकते हैं, ठीक है। निवेदन यह है कि मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आप पत्र में बता रहे हैं कि आप कक्षा 5वीं के छात्र हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप प्रधानाचार्य को बता रहे हैं कि आपका जो परिवार है वो गरीब है, और आपके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए मैं अभी पिकनिक पर जाने के लिए 500 रुपया देने में असमर्थ हूँ। 500 रुपया देने में असमर्थ हूँ कि पिकनिक के लिए जो ले जाया जा रहा है, और इसके लिए पैसे लग रहे हैं, और जो फीस है वो 500 रुपया है। लेकिन उस समय आप पैसा देने में असमर्थ हैं, लेकिन आपका मन है कि आप पिकनिक पर जाएं। परंतु मैं पिकनिक पर जाना चाहता हूँ। मैं उपरोक्त फीस अगले महीने दे दूँगा। छात्र जो है वो अब कह रहा है प्रधानाचार्य को कि अभी मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, परंतु मैं पिकनिक पर जाना चाहता हूँ, जाने के लिए इच्छुक हूँ, और जो भी पिकनिक का जो फीस है वो मैं अगले महीने दे दूँगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ एक पूरा वाक्य ख़त्म हो गया, एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया। आप दोबारा अपनी बात को कहने के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक नए अनुच्छेद से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हम लोगों ने जो बातें दी गई थी उन बातों में हम लोगों ने ये भी जाना था कि आपको अपने नए विचारों को नए अनुच्छेद से प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ से आप अपने नए बातों को प्रारंभ फिर से कर रहे हैं, नए अनुच्छेद, नए पैराग्राफ से। तो क्या लिखा गया है? आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा, ठीक है। शिष्य जो है
वो अपने प्रधानाचार्य को कह रहा है कि आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे पिकनिक पर जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मतलब मुझे पिकनिक पर जाने के लिए आप स्वीकृति दें। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आशा है आप मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे पिकनिक पर जाने की अनुमति अवश्य प्रदान करेंगे। शिष्य जो है अपने प्रधानाचार्य से कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए आप मुझे पिकनिक पर जाने की अनुमति ज़रूर देंगे। इसके बाद धन्यवाद, आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं और धन्यवाद भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़का है तो शिष्य है और लड़की है तो शिष्या होगा। नाम दोगे, कक्षा दोगे, अपना वर्ग दोगे, वर्ग अ है या वर्ग ब है वो लिखना है, और किस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो तारीख आपको यहाँ देनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 तरह के औपचारिक पत्र को पढ़ा, उसको जाना कि एक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र था और दूसरा पिकनिक पर जाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। इसके बाद और भी बहुत सारे पत्र होते हैं जो कहीं के कार्यालय में लिखे जाते हैं, व्यापार से संबंधित पत्र होते हैं, ठीक है ना। तो उन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इसके आगे का जो भी वर्क है मैं आपको फिर से बताऊंगी, इसको आप लोग पढ़ें। जो 2 तरह के पत्र अभी मैं बताई हूँ, इन पत्रों की शुरुआत कैसी होती है, विषय आपको क्या देना है, ठीक है, और इसका अंत कैसा होता है, ये सब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे का जो भी वर्क है मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।